आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लाइफ। इसका मतलब आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी ये प्रोटेक्टेड है। अगर ऐसी बात होती तो फिर डेथ पेनल्टी कैसे मिलती? आपके पास सेक्शन 53 आईपीसी में डेथ पेनल्टी दिया हुआ है। वो कहाँ से दिया हुआ है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट वर्ड दिया हुआ है, यानी कि एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर प्रोसीजर है तो हम आपकी ज़िंदगी ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे आज हम आर्टिकल 21 को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, इवन दो इट्स नॉट पॉसिबल कि भी हम एक केसेस को सारे को डिस्कस करें, लेकिन कुछ चुनिंदा केसेस हैं जिनके हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि भी इसकी क्या रेलेवेंसी आती है। अब आर्टिकल 21 जो है बेसिकली वो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है, ये राइट दिया किसको गया है? ये राइट सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों पार्टीज को दे रखा है कि भी अगर कोई सिटीजन है वो भी क्लेम कर ले, कोई नॉन सिटीजन है वो भी क्लेम कर ले। यहाँ पर मेनका गांधी के डिसीजन से पहले जो भी आपका आर्टिकल 21 था, ये जो राइट दिया गया पर्सनल लिबर्टी का, सिटीजन्स को खाली ये आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट था, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं था। लेकिन आर्टिकल 21 में मेनका गांधी के केस के बाद अब लेजिस्लेटिव एक्शन के बाद भी आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 जो कि हमें पता है ये कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट खाली आर्टिकल 21 ही तो नहीं है। अब हम ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 जो है एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन आर्टिकल 21 में ही आपका रिस्ट्रिक्शन रख दिया एक्सेप्ट वर्ड डाल के। उसी तरीके से आपके पास आर्टिकल 19 आता है, जहाँ पे मान लेते हैं राइट टू फ्रीडम है, और 19 में आपके पास आर्टिकल 19(1) क्लॉज एक बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जो बोल रही हूँ बोलूँ, मैं जैसे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं करूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी कर लो, एक्सप्रेशन है। अब मेरे पास जीभ है, जुबान है, ऊपर वाले ने दिया हुआ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट कैसे नहीं है? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इसके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास 8 हैं, हम कुछ ही को डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिटी फॉर स्टेट के नाम से, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के नाम से, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, डिसेंसी मोरालिटी के ग्राउंड पे। इसका मतलब आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी पूरा आपका नहीं है, यानी कि वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी हाथ काटे गए हैं। उसी तरीके से अगर हम आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी की बात कर लेते हैं तो फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करता है। आप इकट्ठे हो, शादी पे इकट्ठे हो, मरने पे हो, खुशी पे हो, लेकिन उसका भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, और वो भी किस नाम से? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज 2 में दे रखा है। इसके बाद मेनका गांधी के केस में यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी पर्सन को डिप्राइव करते हो तो कुछ कंडीशंस उन्होंने फिक्स किए हैं, भाई ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए तभी ये रिस्ट्रिक्शंस जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। पहला कि एक वैलिड लॉ होना चाहिए, लॉ जो है उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो भी जस्ट फेयर रिजनेबल होना चाहिए। लास्ट कि जो लॉ है वो रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करता हो आर्टिकल 14 का और 19 का, यानी कि वो रिजनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, भैया ये डिसाइड कौन करेगा? हमने कह तो दिया कि वैलिड लॉ होना चाहिए, लॉ के लिए प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो रिजनेबल होना चाहिए। अब इसे डिसाइड कौन करेगा कि वैलिड लॉ है या नहीं, या प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं किया गया? अल्टीमेटली पावर तो कोर्ट के पास ही है, कोर्ट ही बताएगा यहाँ पर। अब इनके अलावा कुछ केसेस हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 21 में इनका जिक्र कई बार होता है। सबसे पहले आ जाता है राइट टू प्राइवेसी। अब भैया मेरा प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, हम लोग कई बार फिल्म स्टार्स वालों को देखते हैं, प्लीज़ मेंटेन द प्राइवेसी, प्लीज़ मेंटेन द डिग्निटी। भाई हमारी भी कुछ अपनी ज़िंदगी है, हमें छोड़ दो, हम क्या खाते हैं, किससे नहाते हैं, वो तो हमें कम से कम छोड़ दो, हमारी प्राइवेसी है। बिल्कुल, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन कुछ केसेस में इसको नहीं माना गया। जैसे हमारे पास 1999 में मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड का एक केस आया। केस भी बड़ा मज़ेदार था।
यहाँ पर क्या हुआ, एक एपिलांट ने एमबीबीएस क्लियर किया, नागालैंड हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट पे लग जाते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कहा जाता है कि आप जाके एक बार ट्रीटमेंट करा लीजिए, तो वो वहाँ पे गए। उनको साथ में भेजा गया एक बंदे को कि भी आप इनके साथ जाइए, इनको असिस्ट करिए वहाँ जाने में और इनको हेल्प कर दीजिए। वहाँ जब गए तो ये जो एपिलांट था, यहाँ पे इस बंदे को ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई। डॉक्टर्स ने कहा सर आप इनके साथ आए हैं तो आप अपना ब्लड सैंपल दे दो, भी हम मैच कर लेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना ब्लड यहाँ डोनेट कर देना, तो उसकी जगह हम किसी और का ब्लड अरेंज कर देते हैं। बंदे ने गुड फेथ में अपना ब्लड तो दे दिया। बाद में पता चलता है जी उनको तो एड्स है। अब ऐसा डेडली डिजीज़, यहाँ पे हॉस्पिटल ने क्या किया, ये डिस्क्लोज कर दिया, और उसी साल ही दिसंबर में उनकी शादी होने जा रही थी। अब सीधी सी बात है, जब एड्स पता चल गया तो काउंटर पार्ट तो शादी को ब्रेक ऑफ ही करेगा। शादी ब्रेक ऑफ हो गई, मामला कोर्ट तक चला गया कि भैया हॉस्पिटल की डिग्निटी होती है, हॉस्पिटल का एक डेकोरम होता है कि उसको कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि एक हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन होता है, उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दिया, डिस्क्लोज कर देने के बाद क्या हुआ, मेरी शादी टूट गई। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डिस्क्लोज किया गया, ये दूसरे बंदे की भी तो लाइफ को अफेक्ट करेगा। आप तो चलो मरोगे ही, आप दूसरे बंदे को भी तो एक कम्युनिकेबल डिजीज दे के ही मारोगे ना। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पे कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं, क्योंकि उस बंदे ने यही कहा कि मेरा राइट टू प्राइवेसी था, इसको क्यों डिस्क्लोज किया गया। कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी आप तक तो सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप अपने साथ किसी और को भी ले जाओ। सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो कोर्ट ने कहा यह कहावत यहाँ नहीं चलेगी। इसके बाद हमारे पास एक और केस आता है राइट टू प्राइवेसी पे, जो कि बात करता है मिस एक्स वर्सेस मिस्टर जेड। ये 2002 में आया। यहाँ पर क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, डिवोर्स को लेके मामला चल रहा था, और लेडी ने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया। एम्स हॉस्पिटल में जाके स्लाइड्स जेस्टेशन पीरियड का रख लिया गया, भी कल को कुछ प्रूव करना हो। हस्बैंड ने एलिगेशन एडल्ट्री का लगा रखा था, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसका स्लाइड चेक करवा लो, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये एडल्टरिंग लाइफ में थी या नहीं थी। उसने राइट टू प्राइवेसी का प्ली लिया कि भाई ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है। कोर्ट ने कहा अब जब वो जो वॉर्म है अब वो ओपन हो चुका है, इसका मतलब अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, क्योंकि आपने अपना टर्मिनेट कर दिया प्रेगनेंसी, तो अब वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लगाना, और वो भी तब जब आप पे ऑलरेडी एडल्ट्री का चार्ज लग के चल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं है, इवन दो शी वॉज क्लेमिंग कि ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, इसको ना पता किया जाए कि भी क्या जो हस्बैंड है वो उसके फादर है या नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये राइट टू प्राइवेसी नहीं है, ये उनका हक है, ये जान लें अपना। इसके बाद एक भरमार आई केसेस का, जो कि राइट टू डाई की बात करता है। राइट टू डाई में सबसे पहले केस आया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल 1987 में, जहां पर सबसे पहले राइट टू डाई का क्वेश्चन उठाया, और कोर्ट ने कहा यस इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये 1987 में आया। इसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1988 में। कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर आया पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का। यहाँ पर भी कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट को रिवर्स करते हुए कहा यस इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में आया, जहाँ पे कोर्ट ने कह दिया नहीं भैया बहुत मौतें हो गई, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब मरने के नाम पे आप फंडामेंटल राइट को क्लेम करके जा रहे हो, और बाकी लोग फंस जाते हैं यहाँ पे आके। लेकिन इसके बाद एक केस आया अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का, जहां पे कोर्ट ने किया गया, और फैक्ट्स हमारे सबके सामने ही है कि एक नर्स थी मुंबई में जिसको डॉग चेन के साथ स्ट्रेंगुलेट किया गया था, क्योंकि वो बंदा उसके साथ रेप करना चाहता था, लेकिन सोडोमाइज करके ही उसने छोड़ दिया क्योंकि वो मेंस्ट्रुएटिंग फेज में थी। जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ शी वॉज 37 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब तक वो 60 ईयर्स की हो गई, और 37 ईयर्स तक वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही। तब ये मामला कोर्ट के आगे आया, और यहाँ पर इसी केस की वजह से
2013 में सब्स्टिट्यूट अमेंड करके ये आया कि आपका 376A आईपीसी में, जहां पर पनिशमेंट फॉर डेथ रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट टू विक्टिम का केस आ गया, जहां पर 20 साल की हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, या आपको डेथ भी दिया जा सकता है। इसके बाद एक और केस आया जो कि बात करता है कॉमन कॉज और रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। यहाँ पर इवन दो केसेस में बात आती है कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर मरने की बात भी उठाई कि राइट टू डाई भी एक डिग्निफाइड है, उसे भी जब एक आदमी सोल त्यागता है तो उसका भी है कि वो शांति से त्याग ले। मान लो कि अगर मुझे कोई डेडली डिजीज़ हो जाता है और आई एम इन अ हॉस्पिटल बेड और मुझे इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस लग रहे हैं, या मेरी सर्जरी परफॉर्म हो रही है जिसमें मेरे को डेलिवर किया जा रहा है, उस पर स्टिचेस की जा रही है, इवन दो आई एम नॉट इन अ कॉन्शियस स्टेट, लेकिन मेरी बॉडी तो वो पेन कर रही है, कहीं ना कहीं मेरी आत्मा जो है बेचारी दुख रही है। यहाँ पर जो पिटिशनर के एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स थे, उन्होंने लिविंग विल को इवॉल्व किया। बेसिकली जो विल होता है, आदमी अपने जीते जी बनाता तो है, लेकिन वो हमेशा एग्जीक्यूट उसके मरने के बाद होता है, उसके जीते जी कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस केस में अ लिविंग विल का इवॉल्वमेंट हुआ। इसका मतलब आप एक विल बना तो रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी आप अपने जीते जी ही कर रहे हैं कि भाई अगर कभी मैं हॉस्पिटल में आता हूँ और कभी मेरे साथ अगर कोई ऐसा डिजीज़ होता है तो प्लीज़ लेट आई गो विद अ पीसफुल, मतलब मेरे को प्लीज़ टॉर्चर ना किया जाए ये सिरिंजेस से, मेडिसिन से, बाकी जो भी मेडिकल्स में इस्तेमाल होता है। आई शुडेंट बी बॉदर्ड विद दैट। अगर मेरा जीना, मैं मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं डिग्निटी के साथ जीऊँ, तो भाई मेरे को जाने दो पीसफुली। लेकिन यहाँ पे जो लिविंग विल का इस्तेमाल पिटिशनर के एडवोकेट्स ने किया, वहीं पे कोर्ट ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का टर्म इस्तेमाल किया और कुछ हद तक लिविंग विल को माना भी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तक एसडीएम साहब इसको सर्टिफाई ना करे, मेडिकल टीम सर्टिफिकेशन ना दे दे, रिकमेंडेशन ना दे दे कि भी हाँ ये जेन्युइन एक लिविंग विल है, तब तक इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। इसका मतलब अगर कल को मुझे मरना होगा तो मैं पहले ही एक लिविंग विल बना के जा सकती हूँ कि अगर इन केस गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो तो भाई मेरे को प्लीज़ एक पीसफुल मौत मिल जाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन जो जाने की प्रक्रिया है और कब की है ये निर्धारित नहीं होती। लेकिन मुझे जब जाना हो मुझे प्लीज़ पीसफुली जाने दिया जाए। हाँ, बशर्ते तब अगर मेरा जो बीमारी आई है वो लाइलाज है और उसमें बहुत मुझे टॉर्चर किया जाएगा मेडिकल टर्म में, तो ज़्यादा बेटर है मुझे प्लीज़ आप पीसफुली जाने दो। इसके बाद हमने ये वाला केस हमारे सामने का ही है, राइट टू स्लीप 2012 में रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जहाँ पे रामदेव जी ने एक अपना कैंप लगाया योगा से रिलेटेड और कई तरह के लोग आए, बच्चे आए, हर तरह के उम्र दराज लोग आए उसको अटेंड करने के लिए। पहले तो इन्होंने परमिशन दे दिया, इसके बाद आधी रात को परमिशन को विड्रॉ कर दिया सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत। और वहाँ पे रात के 1-2 बजे जब ये लोग शांतिपूर्वक सो रहे थे गहरी निंद्रा में योग करने के बाद, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती करा, लाठी चार्ज करा, टीयर गैस चलाया गया और भगदड़ मच गया, स्टैम्पेड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक राजबाला नाम की एक लेडी थी जिनकी डेथ हो जाती है। मामला कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट कहता है भाई किसी को तो रहने दो, कहीं तो जीने दो। राइट टू स्लीप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। माना आपने अगर परमिशन अपना विड्रॉ कर लिया था, दिन तो चढ़ने दो, शांति से उनको निकाल लेते। ऐसा क्या वो काम कर रहे थे कि आपको रात्रि में ही ये करना पड़ गया? तो राइट टू स्लीप, आप लोग भी राइट टू स्लीप अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। इसके बाद आपके पास आ जाता है केस श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस का, जहां पे क्लोरीन गैस का लीकेज हुआ और यहां पर भी इसको फंडामेंटल राइट माना गया, भी प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
ये भाई सबका राइट है, सांस नहीं लोगे तो जियोगे कहाँ से? एक दिन खाना नहीं खाओगे तो भी जी लोगे, लेकिन 1 मिनट के लिए सांस नहीं मिलेगा तो प्राण पखेरु हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 ने एक केस पे डिस्कशन किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ अंडर 18 इयर्स ऑफ रेप 18 इयर्स ऑफ एज, इसको भी रेप माना है। ये नहीं कि भी वो आपकी बीवी है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोर्ट ने इसको रेप ही माना है। तो 375 में जो हमारे पास दिया हुआ है वो अब खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट थॉट का एक केस आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मुरली एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2002 में, जो कि बात करता है स्मोकिंग का बैन इन पब्लिक प्लेसेस। मुझे खासकर पर्सनली मुझे केस ये बड़ा पसंद है, लेकिन मैं सबको देखती हूँ सब सुट्टा मारते रहते हैं। कोई मतलब फॉरबिडन कुछ नहीं है कि भाई आप एक्टिव स्मोकर हैं तो भाई हम ना स्मोक करें। क्यों आप सरकार की रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, अपनी अपनी हेल्थ को डेटोरेट कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली अफेक्ट आप हो रहे हो। लेकिन आप तो डायरेक्ट हो रहे हो, आप तो एक्टिव स्मोकर हो, लेकिन आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो भी पैसिव स्मोकर से कहीं ना कहीं उनका लिवर लंग डैमेज होता है। लेकिन फिर भी लोग अभी भी बाज नहीं आते। मतलब लोगों को शायद तकलीफ भी नहीं होती कि मुझे नहीं अब रेट एक्चुअल पता भी नहीं, किसी टाइम में शायद एक सिगरेट कॉस्ट 10 रुपये का करता था, लेकिन आज पता नहीं कितना कॉस्ट होता है। सिगरेट स्मोक करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ खानी हो तो इनके पास आता है जी हमारे पास पैसे नहीं है। फिर वही डायलॉग आ जाता है, शौक बड़ी चीज़ है। इसके बाद रेप विक्टिम्स को कंपनसेशन देने की भी बात की गई 1995 में दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि अगर किसी भी वुमेन के साथ, और वो भी जो वुमेन है रेप विक्टिम है, उनको भाई कंपनसेशन आप अवॉर्ड कर दो। इसके अलावा हमारे पास एम्पल ऑफ केसेस है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, लेकिन सबको डिस्कस करना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। एनी हाउ आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि भी हम आपको आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन कर सके। यस, इन टोटल हम लोग ये कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी भी एम्बिट में नहीं आता, किसी भी फोर्सकेयर में नहीं आता कि हम लोग ये कहें दिस इज राइट टू लाइफ एंड दिस इज नॉट टू राइट टू लाइफ। यही लिबर्टी है, ये लिबर्टी नहीं है। इट कैन नॉट बी कॉडिफाइड एनीवेयर। बस ये है आपकी जो है वो मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होना चाहिए, और एक लिबर्टी आपको दी गई है कि भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मर्जी भी वो भी जो कि एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन में दिया गया है, आपको उसको पूरा करना पड़ता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जफर जुडिशियल अकेडमी। थैंक यू, बाय बाय।